गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक तरीके से ऑडिबल और विजिबल है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट कर दीजिएगा, क्या आप सभी तक ये वीडियो ठीक तरीके से ऑडिबल और विजिबल है, हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए, फिर हम शुरू करेंगे क्लास को यहाँ से। सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ग्रामीण बैंक का चौपाल बैच इंग्लिश। आज एडवर्ब का चौथा दिन है, तो चलिए आज की क्लास में इसके क्वेश्चंस जो रह गए थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हाँ, तो इसका प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस थे, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। मैंने कोई आपको इसके रूल रेगुलेशंस वगैरह तो कराए थे लास्ट क्लास में, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, शी वाज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड। मैं पहले चाहूंगा कि एक बार आप लोग 5 मिनट का समय लीजिए। ये 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मिनट नहीं, 1 मिनट काफी है मेरे हिसाब से, 1 से 1.5 मिनट इसको करके दिखाइए। ठीक है, सिर्फ आप गलत वाला पार्ट बताना कि यहाँ पे ये मिस्टेक है या यहाँ पे वो मिस्टेक है, सिर्फ गलत वाला हिस्सा बताना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। देख पा रहा हूँ मैं, आयुषी सिंह, निवेदिता, निशिकांत, मंजू, ठीक है, सोनी प्रजापति, सिल्क, बढ़िया। देखो काफी बच्चों ने आंसर भी करने शुरू कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, देखिए कैसे करके करना होगा। शी वॉज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड। इस क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए, आपको थोड़ा सा आसानी से चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैंने सेंटेंस कहा, देखिए मैंने एक सेंटेंस कहा, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ ब्यूटिफुल शी sang द सॉन्ग। ठीक है, अब देखो आई वाज अमेज्ड टू सी, मैं देख के बड़ा हैरान हो गया, बहुत ज्यादा हैरानी में पड़ गया कि उसने कितने खूबसूरती से गाया। तो यहाँ देखो हाउ लिखा है बेटा, आप सब जानते हो हाउ का आंसर जब भी मांगता है तो किसमें मांगता है, एडवर्ब में। ठीक है, बताया ना, वट और वूम जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट में आंसर मांगते हैं, वट और वूम ऑब्जेक्ट में आंसर मांगते हैं, लेकिन जो उसको छोड़ के हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ठीक है, वेयर, व्हेन, वाउ, कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो सारे एडवर्ब में आंसर मांगते हैं। और ये ब्यूटीफुल जो लिखा है ये क्या है बेटा, ये तो एडजेक्टिव होता है सर हमारा, तो ब्यूटीफुल नहीं आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा ब्यूटीफुली। क्या आ जाएगा बेटा, तो ब्यूटीफुली आ जाएगा। तो ब्यूटीफुली क्या है हमारा, तो एडवर्ब है, और ये क्या लिखा था, तो ये था एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब आना था, तो बस ऐसे आ जाएगा, आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ ब्यूटीफुली शी sang द सॉन्ग। अब इस क्वेश्चन को करके देखो, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, शी वाज इमेंसली पेड फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो शी वाज इमेंसली पेड, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको पेमेंट की गई, फॉर हाउ स्किलफुल शी हैंडल्ड द क्राउड, हाउ स्किलफुली, कितने बढ़िया तरीके से जो है उसने क्राउड को क्या किया, तो हैंडल किया, कितने बढ़िया तरीके से उसने क्राउड को मैनेज किया, हैंडल किया। अगला है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू डिपेंडेंट द डेड वर्कर इज फेयरली अनजस्टिफाइड। यानी कि वो जो अमाउंट जो कंपनी ने डेड वर्कर के लोगों को दिया था, ठीक है, डेड वर्कर यानी कि जो वर्कर उसमें चले गए, खत्म हो गए, तो उनके फैमिली को जो दिया गया था पैसा, वो अनजस्टिफाइड है। अनजस्टिफाइड मतलब ठीक नहीं है, उतने उतने से काम नहीं चलेगा, ज्यादा देना चाहिए था। तो यहाँ पे इसको कैसे किया जाएगा बेटा, तो ध्यान रखें, यहाँ पे अगला पॉइंट आपको देखना होगा। देखो अनजस्टिफाइड है, नेगेटिव वाली बात आ रही है ना, तो जब नेगेटिव की बात आएगी तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि वहां पे जो है फेयरली, और एक शब्द होता है रेदर, क्या होता है, रेदर, फेयरली और रेदर। फेयरली आता है बेटा जब पॉजिटिव बात होती है, क्या होती है बात, जब पॉजिटिव होती है तो फेयरली आता है, और जब बात नेगेटिव होती है तो रेदर का यूज किया जाता है। अब बताइए, अनजस्टिफाइड लिखा है कि वो जो पैसे दिए गए वो अनजस्टिफाइड है, मतलब पूरे नहीं है जितने देने चाहिए थे, राइट। तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे हमारे पास रेदर आना चाहिए था, ना कि फेयरली। तो बस ये मिस्टेक मिल गई हमको, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिस्टेक है वो ये है कि फेयरली अनजस्टिफाइड, रेदर अनजस्टिफाइड, रेदर अनजस्टिफाइड। कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, वैन केयरफुली एग्जामिन। बताइए अपने आप, मैं बताता हूँ। देखो कोई मुश्किल काम नहीं था, समझो बेटा ध्यान से। मैंने कहा कि सिया सेंग ब्यूटीफुली, ठीक है, और एक मैंने कहा कि सिया ब्यूटीफुली सेंग। इन दोनों में से कौन सा सही होगा बताइए मुझे, सिया सेंग ब्यूटीफुली या सिया ब्यूटीफुली सेंग। यहाँ जाएगा सिया सेंग ब्यूटीफुली, ये सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये जो ब्यूटीफुली है ना वो गाने के लिए है, कि गाना कैसा गाया, बड़े खूबसूरती से गाया, बड़े अच्छे से गाया। तो यहाँ जो ब्यूटीफुली आ रहा है बेटा वो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और जब भी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो हमेशा वो बाद में आता है। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना, हाउ का आंसर जब दे रहा है तो बाद में आएगा, तो जाहिर सी बात है बाद में लगाना चाहिए था, यहाँ तो पहले लगा दिया है ना, यहाँ पे एडवर्ब तो पहले आ गया, तो गलत हो गया। ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम कभी भी। तो सिया सेंग ब्यूटीफुली, ये नहीं बोलते सिया ब्यूटीफुली सेंग। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, वैन केयरफुली एग्जामिन्ड, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, वैन एग्जामिन्ड केयरफुली, वैन एग्जामिन्ड केयरफुली। तो यहाँ से जो है क्या होगा, एग्जामिन्ड यहाँ से हटा के आप क्या करोगे, यहाँ ले आओगे इधर, वैन एग्जामिन्ड केयरफुली। सबको क्लियर हो गया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से हटाओ और आगे लगा दो, ठीक है, बस ओके यस समझ गए सर, ऐसा कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा, जिससे कि मुझे कंफर्मेशन मिलती रहे कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ वो आपको क्लियर होता जा रहा है। बस इतना लिखते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, ठीक है। अगला है, द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री ऑलवेज शुड मेक पब्लिक हेल्थ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स एजेंडा। यानी कि गवर्नमेंट को जो है पब्लिक हेल्थ को अपना इंपॉर्टेंट एजेंडा बनाना चाहिए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को ही वो भूल जाती है गवर्नमेंट। तो क्या करना होगा बेटा यहाँ पे, तो ऑलवेज शुड मेक। अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ जैसे आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन आपको इस तरीके से कराया था कि माई सपोर्ट एंड ब्लेसिंग विल ऑलवेज बी विथ यू, ऐसा था ना कुछ। जैसे मैंने कहा, इसी सेंटेंस को छोटे में लिख देता हूँ, मैंने कहा कि माई सपोर्ट विल बी ऑलवेज विथ यू, विद यू, ठीक है। और एक तरफ हमने लिखा कि माई सपोर्ट विल ऑलवेज
बी विथ यू सिखाया हुआ है बेटा, ये नहीं कह सकते आपके सर नहीं बताया था आपने ये वाला। देखो माई सपोर्ट विल बी ऑलवेज विथ यू, माई सपोर्ट विल ऑलवेज बी विथ यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे हमारे पास विल एज अ हेल्पिंग मान लो, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में, तो ये हमेशा बीच में रहता है ना, ये हमेशा बीच में यूज किया जाता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, वो जनरली बीच में लगाया जाता है, तो आपके पास जो है इसको ऐसे करके हमें मेंशन करना पड़ेगा, विल ऑलवेज बी विथ यू। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास ऑलवेज शुड मेक लिखा है, मेक आपका मेन वर्ब बन गया, शुड आपका एज अ हेल्पिंग मान लो, तो क्या होना चाहिए था, तो ये ऐसे होना चाहिए था इस तरीके से। तो द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज मेक, ना कि ऑलवेज शुड मेक। समझ में आई बात, शुड को आगे ऑलवेज को पीछे, ऐसे कंट्री शुड ऑलवेज मेक ऐसे। अगला, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे एंड सो दैट दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आंसर मिल गया, स्टार्टिंग में मिल गया, पता क्या, यहाँ पे हार्डली एक शब्द लिखा हुआ है बेटा, हार्डली जो शब्द लिखा है उसको ध्यान से देखो, हार्डली अलग है और हार्ड अलग है भाई, ये अलग है वो अलग है, हार्डली और हार्ड, हार्डली और हार्ड। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, जैसे हम इस सेंटेंस, जैसे हम इस प्रकार से सेंटेंस कह रहे होते हैं ना कि मुश्किल से वहां पहुंचा ही था कि ट्रेन निकल गई, मुश्किल से वो आया ही था कि जो है क्लास खत्म हो गई, है ना, तो मुश्किल से। एडवर्ब है ये, दोनों ही है। हाँ, हार्ड का मतलब होता है कठोर, कठोर, ठीक है, हार्ड मतलब हो गया कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, हार्ड है ना, हार्ड लेबर कर रहा है वो, या फिर वो जो है हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग हार्ड मतलब बहुत कठोर मेहनत कर रहे हैं, तो प्रैक्टिसिंग हार्ड, वो बहुत बहुत कम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वहाँ मुश्किल से का मतलब वो वाला मुश्किल नहीं, डिफिकल्ट वाला नहीं, वहाँ मुश्किल से का मतलब ये है कि बहुत ना के बराबर। अगर यहाँ हम हार्डली लगा के रखते तो मीनिंग ये आ रही थी कि वो ना के बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना के बराबर नहीं, यहाँ बहुत कठोर मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत कठोर मेहनत कर रहे हैं, क्या कि वो उसको जीत पाए, फर्स्ट प्राइज को वो जीत पाए। ठीक है, चलो सेंटेंस क्लियर हो गया है, जल्दी से बताओ एक बार, सबको क्लियर हो गया है हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन था ये रहा, चलो अब इसको एक बार देखते हैं, इसको एक बार ट्राई करो। हो गया। देखो, द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग इज हाउ, अब ध्यान से सुनना बेटा, हाउ टू वेल इंप्लीमेंट द पॉलिसी, हाउ टू वेल इंप्लीमेंट द पॉलिसी। इतना जी भाई, यहाँ पे बेटा आपके पास जो है हाउ जब लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, देखो हाउ टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यू ऑल नो वेरी वेल, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से यूज किया जाता है। तो जब टू के साथ वी1 लगाया जाता है तो यहाँ पे आप देखो टू के साथ तो वेल लिखा है, वर्ब आ गया, गलत है यार ये तो क्या आ जाएगा आपका, हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल, ये आपका लास्ट में आएगा, क्या होगा, ये आपका लास्ट में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मीटिंग इज हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल, हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल। समझ में आया सभी को, जल्दी से बताइए। द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग इज हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल, यानी कि उस पॉइंट, इस मीटिंग का सबसे जो क्रूशियल पॉइंट था डिस्कस करने का वो ये था कि इस उस पॉलिसी को कैसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, रजत कुड ओनली ईट रॉ फूड बिकॉज ऑफ डाइजेशन इशू सिंस हिज चाइल्डहुड, वो जो है सिर्फ रॉ फूड ही खा सकता है डाइजेशन इशू की वजह से। ठीक है, तो अब देखो रजत कुड ओनली ईट रॉ फूड, ओनली ईट थोड़ा सा सेंस अजीब लग रहा है, बताता हूँ देखो कैसे। देखो बेटा, कुछ सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने कहा ओनली, ओनली निधि गेव मी 500 रुपीज। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा इस सेंटेंस को, इसको दूसरे तरीके से हमने ऐसे लिखा, निधि ओनली, ध्यान से देखना सभी में ना सेंटेंस की मीनिंग बदलती जाएगी, गिव मी 500 रुपीज। ठीक है, अगला है, निधि गिव ओनली मी 500 रुपीज। अगला, निधि गिव मी ओनली 500 रुपीज। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास जो ओनली वाला शब्द है ना, वो एक एक करके स्टेप आगे बढ़ रहा है, बार बार एक एक करके वो स्टेप आगे बढ़ा रहा है, सब में देखो मीनिंग बदल रही है हाँ कि ना, मीनिंग चेंज हो रही है ना। पहला है ओनली निधि गेव मी, इसका मतलब क्या हो गया कि निधि, सिर्फ निधि ने मुझे 500 रुपए दिए। जैसे मान करके चलिए कि मैंने जो है हिमांशी से भी कहा था, मैंने संदीप, सविता, प्रियंका सबसे कहा कि भाई पैसे चाहिए, लेकिन सिर्फ निधि ने दिया, सिर्फ निधि ने, ओनली निधि, यानी ओनली जिसके पहले आ जाता है ना वो उसका सब्स्टिट्यूट कैंसिल कर देता है, उसका सब्स्टिट्यूट कैंसिल कर देता है कि भैया बाकी नहीं सिर्फ इसने, बाकी नहीं सिर्फ इसने दिया। अच्छा, सेकंड है कि निधि ओनली गेव मी 500 रुपीज, मतलब मैंने जो है उसको कहा था झाड़ू पोछा भी वगैरह भी कर देना, पैसे तो दे रहे हो झाड़ू पोछा भी कर देना। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उसने झाड़ू पोछा नहीं किया, सिर्फ पैसे देने का काम किया और कुछ नहीं। तो निधि ओनली गेव मतलब गेव के अलावा और कोई काम नहीं किया, इसने सिर्फ पैसे देने का काम किया, समझे, यानी कि बोला उसको और भी था कि भाई
होमवर्क भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ठीक है। तो उसका अलग एटीट्यूड, अच्छा पैसे भी दूं और ये भी करूँ, मैं नहीं कर रही। तीसरा, निधि गेव ओनली मी, यानी कि निधि से पैसे मांगने के लिए और भी लोग खड़े थे, जैसे सोनी प्रजापति, आयुषी, हिमांशी, सिया, है ना, संदीप, सविता, प्रियंका चोपड़ा, चुनचुन बाबू, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे मांग रहे थे कि भाई चाहिए पैसे, राइट। तो ऐसे में जो है आयुषी गेव ओनली मी, उसने कहा नहीं मैं तो सिर्फ ईमानदार इंसान को ही दूंगी, ठीक है। तो ऐसे में जो उसने ओनली मी, सिर्फ मुझे ही पैसे दिए। और चौथा है निधि गेव मी ओनली 500 रुपीज, यानी कि उसने सिर्फ मुझे 500 ही रुपए दिए, मांगे थे ज्यादा 5 लाख, कह रही है कि नहीं 5 लाख तो नहीं, थोड़े कम, चल ठीक है। जैसे कि हम अपने दोस्त को फोन करते हैं, भाई भाई बहुत अर्जेंट में यार मेरे को जो है 500 रुपये चाहिए, अबे यार मेरे को अभी मैंने दोस्त को दे दिया है किसी, यार थोड़ी देर पहले कॉल किया होता जरूर दे देता, ऐसे करके दोस्त बहाने बनाते हैं। तो अब जमाना थोड़ा बदल गया है, अब लोग क्या करते हैं, फोन उठाते ही भाई मेरे को अर्जेंट में 50,000 रुपये चाहिए, तो यार पहले बोला होता है यार मैं 50,000 तो यार पक्का दे देता, लेकिन मेरे पास है नहीं यार, सिर्फ मेरे पास 500 रुपये यार, अभी तो 500 ही दे सकता हूँ यार तेरे को, हाँ ठीक है चल 500 ही दे दे, मुझे चाहिए 500 ही थे। मैं तो जानबूझ के 50,000 बोला, क्योंकि मुझे पता है मैं 50 बोलूंगा तब तू 500 देगा, इसलिए जो है 50 पहले 50,000 बोला था, ठीक है, ऐसा होता है ना। चलो, तो निधि गेव मी ओनली 500 रुपीज, यानी कि उसने मुझे सिर्फ 500 ही रुपए दिए। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया सभी को? तो जो ओनली वर्ड है ना, वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड का सब्स्टिट्यूट कैंसिल करता है, जो भी इसके बाद नेक्स्ट में वर्ड आ रहा है सबके सब्स्टिट्यूट को हटाने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कहाँ गया क्वेश्चन, ही रहा। तो देखो, रजत कुड ओनली ईट, ओनली ईट मतलब वो सिर्फ खा ही सकता था, मतलब कुछ नहीं कर सकता खाने के अलावा, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाता है ऐसा, रजत कुड ईट ओनली रॉ फूड, मतलब वो सिर्फ रॉ फूड ही खा सकता है, सिर्फ वो रॉ फूड ही खा सकता है, ठीक है। ऐसे करके आपका सेंटेंस बनता, सिर्फ वो रॉ फूड ही खा सकता है। चलो, सही कहा आपने। चलो, तो रजत कुड ईट ओनली रॉ फूड, ठीक है। एक बच्ची कह रही है सर वो पैसे फिर वापस भी नहीं मिलते, सही बात है, हमने तो कितनों को ऐसे दिए और आज तक वापस ही नहीं आए। और वापस मांगना, वापस देना तो छोड़ो, रिप्लाई रिप्लाई देना छोड़ो, कमेंट दो, मतलब देख भी ले अगर मैसेज तो बड़ी बात है। ऐसे कई बार होता है यारी दोस्ती में, किसी ने मांग लिया, किसी ने मांग लिया सर जी ये वो, तो ठीक है, कोई कलीग है, कोई है। तो अब जो है मान लीजिए कि आपने जो है अपनी साइड से उनको दे दिया, अब देने के बाद जब आप उसको मैसेज करके मांगे तो वो रिप्लाई, मतलब रिप्लाई तो छोड़ो, सीन ही ना करे, तो भाई देख भी ले मैसेज जरा क्या है। 2-2 साल बीत जाते, 3-3 साल, बंदा भूल ही जाता है मांगना। ऐसा किस किसके साथ हुआ है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रजत कुड ईट ओनली रॉ फूड, ओनली रॉ फूड, है ना, ऐसे करके आएगा, ओनली यहाँ जाएगा। आगे चले, दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड टुवर्ड द न्यूली वेडेड कपल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल था। देखो, दे शोड अ वंडरफुल रियली एटीट्यूड, देखो एटीट्यूड क्या है बेटा हमारे पास, तो नाउन है, ये नाउन है ना, एटीट्यूड ये नाउन आ गया। अच्छा, नाउन से पहले आपको पता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, 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 चाहे जितनी बार एडवर्ब लगाना चाहो लगा लो, एक बार एडजेक्टिव फिर एडवर्ब, 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 इस तरीके से, ठीक है। नाउन, उससे पहले आपका एडजेक्टिव, उससे पहले आपका एडवर्ब, 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 जितनी बार चाहे लगा लो, राइट। पहले नाउन और फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा, वंडरफुल रियली, उल्टा करना था ना इसको, उल्टा करना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले आएगा पहले आएगा रियली, फिर आएगा वंडरफुल, तो ऐसे आ जाएगा दे शोड अ रियली वंडरफुल एटीट्यूड। तो यहाँ पे आपका रियली यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो, ऐसे करके दे शोड अ रियली वंडरफुल एटीट्यूड, क्योंकि वंडरफुल जो है वो आपका हो गया एडजेक्टिव और रियली जो था वो था आपका एडवर्ब, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बताओ आगे चले। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। तो आई डिड नॉट नो हार्डली, अब भाई हार्डली तो खुद ही नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है, बताया था ना मैंने, नॉट खुद ही आपका एडवर्ब, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, और हार्डली भी आपका वही है, ठीक है। तो अब भाई कैसे करना होगा, तो आई डिड नॉट नो हार्डली हटा दो, इसको ऐसे नहीं करेंगे, तो आई डिड नॉट नो, बस हार्डली हटा सकते हैं आप, ठीक है। आई डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, क्योंकि डबल नेगेटिव हो जाएगा, जो कि गलत है आपका, 2 बार नेगेटिव नहीं लगाना चाहिए, 2 बार नेगेटिव आप नहीं लगा सकते, ठीक है। आगे चलो, आई रियली फाइंड समथिंग, सॉरी रियली कह रहा हूँ, आई रेयरली फाइंड समथिंग। तो बेटा आप ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कि सम और एनी, सम और एनी याद आया, सम का यूज होता है पॉजिटिव में और एनी होता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। तो यहाँ पे आपके पास रेयरली लिखा है, तो रेयरली का मतलब खुद ही नेगेटिव है ये, हाँ कि ना, तो खुद ही नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो जाहिर है कि आपका समथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। आई रेयरली फाइंड एनीथिंग, आई रेयरली फाइंड एनीथिंग, एनीथिंग इन द मूवी, ठीक है। आई रेयरली फाइंड एनीथिंग इन द मूवी। समझ में आया बेटा सभी को? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए पहले, 6 से लेकर 10 तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिख दो यस सर ऑल क्लियर, 10 तक सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर ऑल क्लियर, फटाफट। अच्छा, वो कह रही है सर नॉट नहीं हटा सकते, बेटा नॉट हटाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, वो ऐसे चेंज हो जाएगा सेंटेंस कि आई हार्डली नो, ऐसे मतलब फिर उसको आगे, फिर नो को पीछे, फिर डिड और नॉट दोनों हटाना पड़ेगा, ऐसे चेंज ज्यादा करना पड़ेगा ना, हमें इजी वे से सेंटेंस सही करना होता है। हालांकि ये काटो चाहिए काटो आंसर तो यही ऑप्शन है, फिर भी कभी एग्जाम में आ जाए ना तो याद रखना, जो इजी वे में सेंटेंस सही हो जाए उस हिसाब से ठीक करो, जहाँ ज्यादा काटा कुटी हो तो वैसे नहीं, एक काटने से हमारा आंसर सही आ जाएगा, ज्यादा काटेंगे तो फिर जो है मीनिंग भी तो बदल जाती है ना कई बार। जी भैया आप बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं सब चीज़ें, थैंक यू वेरी मच आयुषी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए चुनचुन बाबू, चुन्नू बाबू, ये आपका रियल नाम है चुन्नू बाबू? बड़ा प्यारा नाम है। गौरव सिंह, बेटा कौन सा क्लियर नहीं है बताइए गौरव सिंह, मैं तभी तो बार बार आपसे एकदम पूछता हूँ ना जोर लगा के कि बताओ कौन सा क्लियर नहीं है, मैं ताकि उसको दोबारा बताऊँ। कौन सा है क्वेश्चन नंबर बोलो एक बार, फिर मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। बताओ कोई और होगा जो इतना एकदम डिटेल में आपके से निकलवाएगा कि कौन क्लियर नहीं है कौन सा क्लियर है, बताओ। इतनी डिटेल में आप लोगों से एकदम खुदवा खुदवा के निकालता हूँ कि बताओ कहीं कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो। चलो, मेरे को लगता है सभी का क्लियर है, बस एक बच्चे ने लिखा नॉट क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा है वो बच्चा कि कौन सा क्लियर नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो कहेगा कि सर पीछे का ये बता दो या वो बता दो। गौरव सिंह, चलो फिलहाल मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। देखो, अब इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं, शुरू हो जाओ बेटा, जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। चलो, चिन्नू कुमार फ्रॉम सिवान, कौन सा 9 में डिड, एक मिनट बेटा, क्या पूछा आपने फिर से एक बार देख लेते हैं। गौरव 9th 6 का रैपिड कर दीजिए, ठीक है रैपिड कर देंगे, रिमूव, ठीक है 6 और 9 दोनों बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सर आप पढ़ाओ क्लियर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, थैंक यू प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम्म,
ठीक है आयुषी, कोई बात नहीं बेटा, कराएंगे बिल्कुल। देखो अभी पहले 6 और 9 वाला करने से पहले इसको निपटा लें। अब देखो यहाँ है, जैसे आपका हार्डली और हार्ड में फर्क था ना, उसी तरीके से एक शब्द होता है लेट और लेटली। ठीक है, लेटली, ठीक है, और लेट, इन दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। कैसे फर्क है दोनों के अंदर वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो अब जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी लेटली और लेट की, तो लेट का मतलब तो हो जाता है देरी से। क्या हो जाता है बेटा? तो देरी से। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई वो क्लास में बहुत देरी से पहुंचा, भाई उसको बोला गया था 4 बजे आने को और वो आ रहा है 4:30, पौने 5, 5 बजे, तो मैं क्या कहूँगा? बड़ा लेट पहुंचता है यार वो बच्चा, हमेशा क्लास में लेट आ रहा है, राइट। अच्छा, लेटली का मतलब होता है जस्ट अभी अभी, कि भाई जस्ट अभी अभी वो पहुंचा। ठीक है, अभी अभी जस्ट पहुंचा। जैसे हमारे स्ट्रीमर भैया जस्ट अभी अभी पहुंचे कुछ ढूंढने के लिए। ठीक है, क्या ढूंढ रहे? हाँ भाई, हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेटली का मतलब होता है अभी अभी, वो स्ट्रीमर जी आए थे कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उन्हीं का मैंने एग्जांपल ले लिया कि वो अभी अभी पहुंचे कुछ ढूंढ रहे हैं। ओके, हाँ सिया बिल्कुल पढ़ो, यहाँ से पूछो क्या पूछ रहे हैं। देखो तो लेटली का मतलब होता है जस्ट अभी अभी, और लेट का मतलब होता है देरी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ सेंटेंस बोला जा रहा था कि अन्ना केम टू द क्लासरूम। हाँ, अन्ना केम टू द क्लासरूम लेटली एंड वाज पनिश्ड बाय द टीचर। तो भाई यहाँ पे लेटली की जगह आ जाएगा लेट, क्योंकि वो लेट आया या लेट आई, इस वजह से उसको डांट पड़ी। तो यहाँ पे लेटली नहीं आएगा, लेट आएगा। लेट आया इसलिए तो अभी भी आगे थोड़ी डांट पड़ेगी कि अभी भी आया से डांट दिया, नहीं, लेट पहुंचा। रीजन क्या था उसके लिए डांटने का? लेट हुआ। नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। वो आज बड़ी बड़ी ही एक्टिव लग रही है क्योंकि वो लास्ट नाइट बहुत अच्छे से सोई। जब कोई बहुत अच्छे से नींद लेता है, अच्छे से नींद पूरी करता है, तो साउंडली बोलते हैं वहाँ पे। साउंडली मतलब बहुत अच्छे से सोया है, स्लीप साउंडली। तो यहाँ पे नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी साउंडली स्लेप्ट। अब ध्यान से समझना बेटा, ये वाला क्वेश्चन याद करो। अभी मैंने पीछे ऐसा ही कोई क्वेश्चन दिखाया था आपको, ये वाला थर्ड वाला देखो एक बार। थर्ड वाला सेंटेंस देखो, अभी अपने आप कनेक्ट कर लोगे। सेंटेंस पढ़ के देखो, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अब, पढ़ो। नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी साउंडली स्लेप्ट। क्या होना चाहिए? नमिता लुक्स एक्टिव टुडे बिकॉज शी स्लेप्ट साउंडली, बिकॉज शी स्लेप्ट साउंडली, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज शी स्लेप्ट साउंडली। तो इसको यहाँ से हटा के मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज शी स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। समझे? चलो नेक्स्ट, शी हैड बेयरली नथिंग टू ईट व्हेन शी केम लास्ट मंथ। बताओ। हम्म, हाँ, घोड़े बेच के सोना कह सकते हो। हम्म, बिल्कुल, वर्ब के बाद आता बिल्कुल बेटा, एट्रीब्यूटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज, याद आ गया। ठीक है, शी हैड बेयरली नथिंग, तो भैया बेयरली भी नेगेटिव होता है, नथिंग भी नेगेटिव होता है, ये कैसे आ सकता है सर? दोनों नेगेटिव एक साथ क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नथिंग की जगह पे एनीथिंग। शी हैड बेयरली एनीथिंग, शी हैड बेयरली एनीथिंग टू ईट। उसके पास बहुत ना के बराबर था ईट करने के लिए, ठूसने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। शी हैड बेयरली एनीथिंग टू ईट व्हेन शी केम टू मी लास्ट मंथ। समझे? डन। चलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा, तो अब अगर आपको क्लियर हो गया है, तो ये जो बच्चा 6 वाला और 7 9 वाला कह रहा था वो सुन लो। देखो क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, बड़ी बात। देखो, शी द क्रूशियल पॉइंट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग इज हाउ टू वेल इंप्लीमेंट द पॉलिसी। यहाँ पे देखो बेटा, हाउ टू लिखा हुआ है, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। भाई इन्फिनिटिव याद करो, वर्ब की क्लास में नहीं थे तो वर्ब की क्लास कर लेनी जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो टू के साथ वी1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सीधा आ गया हाउ टू वेल, हाउ टू वेल इंप्लीमेंट, नहीं हाउ टू इंप्लीमेंट। पहले इंप्लीमेंट आएगा, वेल लास्ट में आ जाएगा। सेंटेंस पढ़ने में पता चल जाता हाउ टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वेल, यानी कि उस मीटिंग का सबसे क्रूशियल पॉइंट यही था डिस्कस करने का कि भाई उन पॉलिसी को ठीक तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करना है, मतलब उसको इंप्लीमेंट करने का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, क्या करना? तो लागू करना। ठीक है, और ये हो गया था 9th वाला, कह रहा था एक बच्चा। चलिए, गौरव कह रहा था 9th वाला। चलो, तो यहाँ पे आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी। तो बेटा देखो, आई डिड नॉट नो हार्डली लिखा है, तो जब नॉट आ ही गया, नेगेटिव आ ही गया, तो हार्डली क्यों आएगा भाई यहाँ पे? तो हार्डली खुद नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे इसको करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो चलो मैंने हार्डली काट दिया, सीधा आ गया आई डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी। दूसरा तरीका था कि मैं नॉट काट देता, हार्डली रहने देता। तो देखो सेंटेंस कैसे बदलता, सेंटेंस ये बन जाता आई हार्डली नो। डिड नॉट दोनों काटना पड़ता और हार्डली को उठा के आगे लगाना पड़ता। तो कितना चेंज आया? डिड भी काटा, नॉट भी काटा, हार्डली उठा के आगे रख दिया। तो भैया सीधी बात है, अगर इतना लंबा उसको खींच के काटना पड़ रहा है, तो सीधा है ना कि आप एक ही शब्द में ठीक कर दो उसको। तो आई डिड नॉट नो एनीवन इन द सिटी, या आई हार्डली नो एनीवन इन द सिटी। अच्छा, हार्डली आगे क्यों आता? बताया था ना आपको मैंने कि यहाँ पे आपके पास जो है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वेन के बीच में रहता है। हेल्पिंग तो है नहीं, तो मेन क्या है उसमें रहेगा आई हार्डली नो। जैसे नेवर डज शी गो टू द मार्केट अलोन, ऐसे करके याद आया, शी नेवर गोज टू द मार्केट ऐसे। सर आपकी यूट्यूब पर क्लास की टाइमिंग क्या है हिमांशी? बेटा आपको यही नहीं पता आज तक कि यूट्यूब पर क्लास की टाइमिंग क्या है? आप न्यू हो क्या? मैं रेगुलरली बताता हूँ बेटा सभी बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। आप बिल्कुल परेशान, आपको आना तो फिर भी है नहीं क्लास लेने एडिटोरियल की, फिर भी मैं बता दूंगा, मेरा तो फर्ज बनता है। चलो देखो, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आई डिड नॉट नो एनीवन, या फिर आई हार्डली नो एनीवन। और कौन सा? हाँ, तब न्यू हो जाएगा बेटा, पास्ट है तो फिर न्यू हो जाएगा, सीधी सी बात है। टेंस का वो चेंज हो जाएगा ना, तो वहाँ पे न्यू हो जाएगा आई हार्डली न्यू। और अगर पास्ट है तो डिड का यहाँ पे ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे आपके पास पास्ट है ना, तो यहाँ पे आपके पास आई हार्डली न्यू एनीवन या फिर आई हार्डली नो। टेंस का तो वो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे आपको क्योंकि फेल्ट भी लिखा है तो पास्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आपके पास फिर सेंटेंस को देखो 3 बार बदलना पड़ा, 4 बार। ये पहला कि आई हार्डली न्यू, डिड नॉट काट दिया, न्यू हो जाएगा। सही कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे तो पास्ट था, तो ऐसे में हम इसको भी पास्ट नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट से इसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, यूट्यूब की टाइमिंग बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ हिमांशी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद ये वाला था, तो शी स्लेप्ट साउंडली, शी स्लेप्ट साउंडली, ये क्यों ऐसा आया? शी स्लेप्ट साउंडली, जैसे शी sang ब्यूटीफुली, शी ब्यूटीफुली sang, शी sang ब्यूटीफुली लास्ट नाइट, शी ब्यूटीफुली sang लास्ट नाइट। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो हाउ का आंसर दे रहा है, तो शी sang ब्यूटीफुली मतलब पहले वर्ब आएगा फिर ब्यूटीफुली आएगा। उसी तरीके से शी स्लेप्ट साउंडली मतलब बहुत बढ़िया से सोई, उसको अच्छी नींद आई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए यस सर, डन। अगर सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है तो बोल दो डन। अच्छा, ये बच्ची जो है मेरे से पूछ रही है कि सर आपकी क्लास की टाइमिंग बता दीजिए यूट्यूब की। चलो मैं इनको एक बार टाइमिंग बता देता हूँ क्लास की। देखो बेटा, मेरी जो यूट्यूब की टाइमिंग है बेटा वो इस तरीके से है, एक मिनट एक खाली पेज ले लेता हूँ।
यहाँ बता देता हूँ बेटा, मेरे साथ साथ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मेरी सुबह क्लास होती है 8 AM पे। कौन सी क्लास होती है बेटा? ये वाली। तो 8 बजे हमारी क्लास होती है बेटा द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की। ठीक है, ऐसे इस हिसाब से आपकी सारी क्लासेस होती है। ठीक है, उतार लो। हम्म। अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी भाई? वॉइस वॉइस कर रहे हो, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं तो लिख रहा था। कह रहे सर वॉइस नहीं आ रही, मैं तो चुप ही था, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा था। हाँ देखो, सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल, फिर 12:30 बजे द हिंदू वोकैब, 2 बजे आपकी प्रैक्टिस सीरीज चलती है, 3 बजे आपकी चौपाल बैच की क्लास। ठीक है, अभी फिलहाल मेरी ये क्लासेस चल रही है, आप देख सकते हैं इस क्रम में सारी क्लासेस हैं, इनको आप अटेंड करो। और इनमें भी ये 2 क्लासेस तो सबसे जरूरी है। कौन कौन सी? सुबह 8 बजे एडिटोरियल, 12:30 बजे द हिंदू वोकैब। ये 2 क्लासेस आप तो कंपलसरी है कि आप अटेंड करो, क्योंकि इन दोनों क्लासेस को अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत नुकसान है बेटा आपका, बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको तो अभी से लेना शुरू कर दो। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये सेशन खत्म है, लेकिन आपके लिए मैं अभी वेट करता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो 5 मिनट में आपको देता हूँ, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, 5-7 मिनट आपको मैं देता हूँ, पूछ लो। अच्छा, यहाँ पे ना देखो एक बच्चा था, मुझे टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर थोड़ा ना पहले आप क्लास में मोटिवेट बहुत करते थे, अब पता नहीं आप क्यों नहीं मोटिवेट करते। पहले आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब पढ़ाने के साथ पहले कम सीरियस रहते थे, अब ज़्यादा सीरियस रहते हो, मोटिवेट वगैरह आप नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि ठीक है बेटा, ज़रूर करूँगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। देखो मैं आपको थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट जरूरी है कि चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, आप लोग जैसे भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर कोई अपने अपने लेवल पे सपने दिखा रहा होगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, कि आप अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका सिलेक्शन इसमें होगा, आपका उसमें होगा, तो आप अमीर हो जाओगे। ठीक है, आपकी गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, आप लंदन घूमने जाओगे, फ्रांस। अरे कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। आप अगर एक क्लर्क की जॉब लेते हो तो लाइफ सेटल हो जाती है बस। मैं आपको ना एक फ्रेंकली मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो एक मेच्योर मोटिवेशन होता है, मेच्योर लेवल का मोटिवेशन मैं आपको वो देता हूँ, सच वाला। ये माँ बाप के सपने और ये या वो, माँ बाप के आंसू याद करो, ये सब बातें नहीं बोलूंगा मैं। मुद्दे की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क या कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं ना, तो आप अपनी एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी ले आते हैं। सच कहूँ तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी ले आते हैं। इससे फायदा क्या होता है? ये आज के टाइम में आपको पता है कि कितनी मारामारी है जॉब को लेकर के। कोई भी लड़का 22 प्लस होता है, 22-23 प्लस होते ही ना फैमिली की जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। हर कोई सिर्फ एक बात पूछता है, यहाँ भाई बताओ कब कमाओगे, कब कमाओगे, क्या जॉब चल रही है, क्या काम कर रहे हो, ये तो पूछते हैं ना। क्या जॉब कर रहे हो अभी, क्या काम कर रहे हो, अच्छा तैयारी कर रहे हो अभी तक। प्रेशर 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 बहुत ज़्यादा। अगर आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई है जो घर संभाल रहा है, जो घर चला रहा है, पिताजी कमा रहे हैं, बड़ा भाई कमा रहा है, सबके अपने अपने सिनेरियो होते हैं, सबके अपनी अपनी कंडीशंस होती है। तो ऐसे में वो बच्चा तो फिर भी चलो कर लेगा सर्वाइव कैसे तैसे करके, लेकिन कईयों की सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। कई ऐसे भी होते हैं कि भाई जिसमें जो है बड़ा भाई नहीं है, या है तो घर की जिम्मेदारियां नहीं ले रहा, या शादी हो गई, शादी करके अलग निकल गया, अलग रहता है वो। ठीक है, तो ऐसे में उसके ऊपर ही सारा लोड आ गया। अब वो बेचारा घर कैसे संभाले, मम्मी को भी देखना है, छोटे भाई बहन उनको पढ़ाना है, खुद जॉब करते हुए पढ़ाई कर। मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे, बहुत सारे मैंने बच्चों से बात करी है और सबकी जिंदगी का अलग अलग स्ट्रगल मैंने देखा है। सभी अपने अपने हिसाब से अपना अपना स्ट्रगल बताते हैं, मैंने बहुत बच्चों का स्ट्रगल ये देखा हुआ है। ठीक है, तो अब ऐसे में सबका अपना अपना सिनेरियो होता है। तो आपके लिए जरूरी क्या है? सिर्फ क्लर्क बनने के बाद लाइफ खत्म नहीं आपकी। आप जब एसबीआई क्लर्क या चाहे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क या कोई भी आप एग्जाम जब निकालते हैं तो वहां से सिर्फ आपकी एक लाइफ सेटल हो जाती है। एक मतलब एक फिक्स इनकम का एक सोर्स आ गया आपके पास। समझे मेरी बात को? आपके पास एक फिक्स इनकम का एक अच्छा खासा सोर्स आ गया। उसके बाद क्या है कि कल को जीवन में मान लो आपको कोई अगर मान लो घर बनाना है, आपका सपना है कि भाई मेरे को अपने पैसों से घर बनाना है, 2026 तक मेरे को घर बनाना है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि क्लर्क लगते के साथ ही आपकी 10 लाख रुपए सैलरी हो गई आपको मिल जाएगा, नहीं। ठीक है, आपके लिए फायदे की बात कि आप जो है मतलब ये मान करके टारगेट करके चल रहे हैं कि 2026 में अगर मुझे घर बनाना है, इसका मतलब मुझे 2025 के एंड तक जॉब लेनी है। और जॉब लगने के कुछ टाइम तक तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बैंक में जॉब लगे और अगले दिन अपने नाम पे आपने 10 लाख रुपए उठा लिया, ऐसा तो है नहीं। टाइम लगता है चीज़ों में। ठीक है, तो अभी से उस चीज़ को प्रैक्टिकल सोच करके देखो, प्रैक्टिकल जिंदगी में जियो। जो मोटिवेशन देते हैं ना आपको झूठ मूठ का कि मैं देखता हूँ कि इवन अगर आप कांस्टेबल की भी क्लास कर रहे हो और वहाँ पे आपको इस तरीके से कि आपकी जिंदगी ये हो गई, हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होता भाई, बहुत नॉर्मल ही रहती है लाइफ। ठीक है, क्लर्क बनने के बाद भी नॉर्मल ही रहेगी लाइफ आपकी। फिर आपको पीओ के लिए लड़ना पड़ेगा, पीओ की तैयारी करोगे, समझे? पीओ के लिए आप फाइट करोगे। तो आप जो है अभी इतना आपका रहेगा कि क्लर्क बन गए तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको अपने हिसाब से आप कम इंटरेस्ट पे आप जो है आराम से पैसा उठा सकते हो बैंक से, अब अपने खुद के खर्चों के लिए, घर बनाने के लिए और बहुत चीजें। लाइफ में ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा बहुत बड़ा कि घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, इतना एक प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। तो आपको जिंदगी में कुछ चीजों का बस ध्यान रखना है। पहला कि कभी हार नहीं माननी है, दूसरा ईमानदारी से मेहनत करके कमाना है। ठीक है, ईमानदारी जरूर रखना अपने जीवन के अंदर, चाहे कुछ हो जाए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ईमानदारी रखो, आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब में ईमानदारी रखो। जहां पे भी आप जो भी काम कर रहे हो तो एट अ टाइम एट प्रेजेंट आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि इससे मुझे कितना फायदा है, कितना नुकसान होगा, कितना मेरे को अच्छा मिलने वाला नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बस में इतना है, मेरे कंट्रोल में इतनी, मतलब मेरे हाथ में यह है कि बस मैं मेहनत कर सकता हूँ इस फील्ड के अंदर। रिजल्ट देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में है, मानते हो ना? और लड़कों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपको बिल्कुल टच करे ये बात, चाहो तो इतने पार्ट को बाद में काट लेना। देखो लड़कों के लिए छोटा सा मोटिवेशन, अगर कोई भी लड़का अच्छी जॉब ले लेता है ना तो वो सिर्फ अपना ही नाम बड़ा नहीं करता। अच्छी जॉब का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कुछ अच्छा कर जाए, बढ़िया लेवल पे कर जाए, नाम हो जाए, नेम फेम हो जाए, तो वो सिर्फ अपने लिए ही, अपने मतलब अपने लिए ही फायदे की चीज़ वो नहीं कर रहा होता। उसकी अगर सिस्टर कहीं शादी होकर के कहीं और दूसरे घर जाती है ना, तो उसके सिस्टर की भी इज्जत होती है, क्योंकि उसका भाई उस लेवल पे अपना नाम बना चुका है, उसका भाई एक अच्छी जॉब में जा चुका है, उसका भाई जो है मतलब एक गवर्नमेंट जॉब में फाइट करके आगे बढ़ चुका है। समझे मेरी बात को? तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना ही फायदा नहीं कर रहा है वहाँ पे,
वो अपने उसका छोटा भाई कहीं जॉब करने जाएगा या उसकी बहन कहीं शादी हो गई वो वहाँ चली गई तो उसकी बहन को भी इज्जत मिलेगी अपने भाई की वजह से। मानो इस बात को। अगर आप मेहनत करके स्ट्रगल करके कहीं पे जॉब लेते हो, मान करके चलिए कि आपने मेहनत करी, बहुत गरीब घर से हैं और आप मेहनत करते 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 आप पीओ बन गए, ठीक है, आप पीओ की पोस्ट आपको मिल गई, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो सिस्टर होगी ना उसकी शादी भले ही हो चुकी है 3 साल पहले, लेकिन देखना कि अचानक से उसका रवैया, उसके घर वालों का रवैया उसके प्रति चेंज हो जाएगा। उसके घर वालों का रवैया उसके प्रति चेंज हो जाएगा कि देखो यार इसका भाई तो जॉब में चला गया, ठीक है, अपने आप ही। और अगर आपकी सिस्टर की शादी नहीं हुई, मान लो कल को होने वाली होगी, तो उससे पहले आपका नाम देखा जाएगा कि यार उसकी सिस्टर है ये, भाई उसका भाई उस बैंक में है। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। जो कामयाब इंसान होता है ना वो लैंडमार्क बन जाता है घर का नहीं पूरे खानदान का लैंडमार्क बन जाता है। आपसे आपके रिश्तेदारों के नाम को जोड़ करके बताया जाता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मतलब 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है। ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो एक बार क्या हुआ कि एक मैं रिसेप्शन पे ऐसी क्लास खत्म होकर बैठा हुआ था, तो अपना कंटेंट वगैरह बना रहा था। इतने में कोई पर्सन आया इंक्वायरी के लिए, दिल्ली पुलिस वगैरह का कुछ था। इंक्वायरी के लिए आया तो पूछा सारी चीज़, हाँ, जो काउंसलर है सब कुछ बता दिया। उसके बाद जो उसका और पूछ डाउट था तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया, मेरे पास आया। तो उसके बाद वो कह रहे कि जो है मेरी एक दूर की भाभी जी लगती हैं, तो उन्होंने मेरे को ये गाइड किया था कि ऐसे-ऐसे करके तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। और मेरे बिना पूछे उसने बता दिया कि वो इस फलाना-फलाना डिपार्टमेंट में वो फलाना-फलाना ये है और उन्होंने मुझे गाइड किया। मैंने कहा भाई मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि वो किस पोस्ट पे है और क्या है, वो आईएएस अधिकारी है या प्रधानमंत्री है या क्या है। आप सिंपल इतना भी बता देते कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने या मेरे भैया ने मेरे को समझाया, मैं उतने से भी मान जाता। क्या ज़रूरी था उनको पूरा लिंक बताने का? आप समझे इस बात को कि उसने क्या कहने की कोशिश करी। उसका ये कंसर्न था कि अगर किसी का स्टेटस अच्छा खासा है, तो इंसान नाम से पहले काम बता देता है। याद रखो, नाम से पहले काम बताता है। आज के टाइम में अगर कोई मेरे बहुत दूर का रिश्तेदार कहीं किसी से बात कर रहा होता है ना मेरे बारे में, तो कहता है, "अरे यार, मेरा दोस्त है या मेरे दोस्त का भाई है, यार वो आरडब्ल्यू में टीचर है, वो ऐसे-ऐसे, यार वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का लेक्चरर रह चुका है, यार वो फलाना-फलाना आईएएस कोचिंग वगैरह में यहाँ पढ़ा चुका है।" तो नाम से पहले काम बोला जाता है। नाम से पहले काम कि भाई वो उस पोस्ट पे है, उसने ही बताया है। क्योंकि पोस्ट का नाम बता दिया, तो अब उसने कुछ जो बताया होगा उसकी वैल्यू की जाएगी। क्योंकि भाई वो उस लेवल पे पहुँच चुका है, उसने बताया तो उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो किसकी करोगे? समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि नाम से पहले ना काम बता दिया जाता है उसका कि वो क्या करता है, किस पोस्ट पे है। आज के टाइम में अगर कोई नॉर्मल इंसान आपको मोटिवेट करने आए, तो शायद आप नहीं इतना हो पाओगे, चाहे कितना भी अच्छा बता दे। लेकिन अगर कोई कामयाब इंसान सिर्फ इतना कह दे ना कि बेटा पूरी मेहनत करो, सिलेक्शन ज़रूर होगा, तो वो कहोगे भाई साहब क्या बड़ा मोटिवेशन दे दिया, बहुत बढ़िया। क्यों? बोलने वाला कौन है? ध्यान रखो बेटा, व्हाट्सएप हो या ज़िंदगी, लोग हमेशा हमेशा स्टेटस देखकर ही बात करते हैं। ठीक है? व्हाट्सएप हो या ज़िंदगी, लोग हमेशा स्टेटस देख करके ही बात करते हैं और उसी अनुसार बात करते हैं कि आपका लेवल क्या है, आपका स्टेटस क्या है। उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। अगर आप उससे ऊपर के लेवल के हो, तो आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा और अगर आप उससे नीचे के लेवल के रह गए, तो अलग तरीके का रवैया होगा। दोस्त तो छोड़ो, फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। फैमिली में भी अलग तरीके का रवैया रहेगा। आज के टाइम में बच्चों को तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो किसी तरीके के फालतू चीज़ों में ना पड़ें। किसी भी फालतू की पचड़े में कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कौन कैसे, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी। गायब हो जाओ बिल्कुल। लगना ही नहीं चाहिए पड़ोसियों को कि तुम हो भी। गायब रह करके पढ़ो, घर में अपने आप को पैक कर लो और पढ़ाई करते रहो बस। ठीक है? 2, 4, 5 महीना परिवार से माँग लो कि बस मुझे पढ़ाई करने दो। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ़ 4 से 5 महीने में बैंकिंग का तो ऐसा एग्ज़ाम होता है ना कि जिसमें कभी ना पेपर लीक है, ना कभी कैंसल होता है, ना कभी कोई ऐसा है कि वैकेंसी ही नहीं आई, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। टाइम पे ही सब कुछ होता है। तो आपको फर्स्ट करना ही क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। पूरी जान लगा के पढ़ो। इसलिए नहीं कि ये टीचर मेरा फेवरेट है इसलिए मैं पढ़ूँगा, या इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त भी इन्हीं सर से पढ़ता है इसलिए मैं पढ़ूँगा। बच्चों को टीचर, डॉक्टर और वकील अपने हिसाब से लेना चाहिए। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, यार मेरे को ना उस डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करती यार, मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता। मेरे को फलाना-फलाना डॉक्टर, भाई वो डॉक्टर है ना, उसकी दवाई मेरे को अच्छी सूट करती है, मैं हमेशा उसी से दवाई लेता हूँ। होता है ना कि भाई ये डॉक्टर की दवाई मुझे सूट करती है, तुम्हें नहीं करती होगी। भाई वो डॉक्टर की दवाई तुम्हें सूट करती है, मुझे नहीं करती होगी। उसी तरीके से इस टीचर से मुझे समझ में आता है भाई, मैं तो पढ़ूँगा इससे, तुम्हें नहीं आता तो तुम कहीं और पढ़ो, सीधी-सी बात है। टीचर, डॉक्टर, वकील, इनको अपने हिसाब से चुनना चाहिए हमेशा। इसलिए नहीं कि तुम मेरे दोस्त को अच्छा लग रहा है टीचर या मेरा दोस्त इनकी तारीफ़ करता है इसलिए पढ़ूँगा, नहीं। ये बहुत सुंदर है टीचर, या ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, या वो ऐसा है, वैसा है, गोरा है, काला है, पतला है, दुबला है, ठीक है? चाहे वो लड़का है, लड़की है, कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको समझ में आना चाहिए, आपकी ट्यूनिंग बैठनी चाहिए बस। ये चीज़ अगर जिस दिन बच्चे समझ गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा उनका। आज के टाइम में ये भेड़-चाल चलती है कि फलाना-फलाना मेरा दोस्त है, वो फलाना टीचर से पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँगा, वो फलाना से पढ़ रहा है तो अरे भाई, टीचर, डॉक्टर अपने हिसाब से चुनो ना हमेशा, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है, पढ़ो। नहीं, देखो हर टीचर हर बच्चे के लिए नहीं बना है और हर बच्चा हर टीचर से सैटिस्फाई नहीं हो सकता है। हो सकता है मैं आप में से कई बच्चों के लिए एकदम बहुत बढ़िया टीचर हूँ, लेकिन कइयों के लिए मैं बहुत बुरा भी हो सकता हूँ। कइयों के लिए मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन कइयों के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अपना-अपना है सबका, ठीक है? तो बस आपको ये देखना है कि आपको टीचर का पढ़ाया कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसके पीछे लग जाओ और बस लग जाओ हाथ धो करके कि मेरे को तो सिलेक्शन लेके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो लड़कों, सिलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि आपके नाम से आपके सिस्टर, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, हर कोई जो है वो आगे बढ़ रहा होगा। और लड़कियाँ अगर सिलेक्शन ले तब तो बात ही क्या है फिर। लड़कियाँ सिलेक्शन ले तो सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं, 2 पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, मैंने वुमेन्स डे पे भी ये बात कही थी, वो वीडियो बहुत वायरल चली गई थी, पता नहीं किसने कटिंग करके शेयर कर दिया। मैंने उस टाइम वुमेन्स डे पे बात कही थी कि अगर लड़कों को एजुकेट किया जाता है, लड़कों को पढ़ाया जाता है ना, तो सिर्फ एक जनरेशन का भला होता है, सिर्फ एक खानदान का भला होता है। लेकिन अगर लड़की पढ़ लेती है ना, तो 2 जनरेशन, 2 खानदान का भला होता है, एक उसका ससुराल और उसका मायका, 2 को वो आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हमेशा गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी ही चाहिए, ठीक है? तो अगर कल को आपकी जॉब लग जाती है, तो मेरे से प्रॉमिस करो आप सभी, अगर कल को आपकी जॉब लग जाती है, ज़ाहिर सी बात है जॉब लगने के बाद आप लोग तो भूल ही जाओगे, फिर तो फ़ोन-फ़ान उठाना भी बंद हो जाता है बच्चों का, तो फिर उसके बाद फिर कौन टीचर कौन क्या। लेकिन आप इतना प्रॉमिस कर दो कि कल को अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, तो आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में इतना कर देना कि आपके आस-पास में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास कोर्स लेने के लिए पैसे नहीं है, तो कम से कम 10 बच्चों को अपनी जेब से कोर्स दिलाना। चाहे वो आरडब्ल्यू का कोर्स दिलाओ, चाहे कहीं का दिलाओ, लेकिन दिलाना ज़रूर। अंकित सर भी हमेशा यही बात कहते हैं, बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी जॉब लग गई अच्छी खासी, तो आप ऐसे बच्चों को ढूँढना जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि कोई बैच खरीद सके या वो वाईफ़ाई का जुगाड़ कर सके, या चाहे वो डेटा या इंटरनेट। तो आप जो है उन लोगों की, कम से कम 10 लोगों की मदद कर देना, हम समझ लेंगे कि आपने वो हमें गुरु दक्षिणा दे दी, वही हमारी फीस है। ठीक है? चलो अभी फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली आपसे। अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अगर मोटिवेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे साथ रोज़ सुबह 8 बजे वाली द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में ज़रूर जुड़ा कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप लोग ये रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे आप लोगों का ना ही सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बल्कि आपके जो वोकैब के सेक्शन होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है? चलिए तो अभी सेशन को एंड करता हूँ। मिलता हूँ फिर आपसे कल सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।